ना हो। कॉज क्या होती है कॉन्स्टिपेशन की? कॉज होती है अ लॉट ऑफ फिब्रस फूड, यानी बहुत ज्यादा फूड के अंदर फाइबर हो, सॉरी लैक ऑफ फिब्रस फूड। अगर ऐसा फूड ना खाएं आप जिसमें फाइबर है तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि फाइबर मींस अनडाइजेस्टेड मटेरियल। याद है फाइबर का मैंने क्या बताया था? डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जो अनडाइजेस्टेबल रहते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेबल चीजें ही रेक्टम में स्टोर होती है। तो अब अगर आपके फूड में डाइटरी फाइबर्स नहीं है, ऑब्वियसली वो फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इतना गैदर नहीं हो पाएगा, और जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल गैदर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से फाइनली इजेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, इजेशन नहीं होगी। The other reason of constipation is the lack of water in the body. अगर water इतना नहीं है that to make the consistency of the ejecting material as such कि वो remove हो सके, that also the cause of constipation. ठीक है, तो this is all about the constipation. Wait for a while. ठीक है, बात समझ आ गई कॉन्स्टिपेशन की भी, कि वो रिमूवल इजी नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बाउल मूवमेंट नहीं होती, रिमूवल नहीं होता। ऑब्वियसली वो इजेक्टिंग मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है, और उसकी वजह से मजीद और बीमारियां होने लगती हैं, बिकॉज कि वो अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहेगा तो इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, ठीक है। तो वो ulcer is basically production of excess gastric juice or acid in the stomach and in the stomach, ठीक है, जो फाइनली स्टमक के साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चला जाता है। अल्सर, द मीनिंग ऑफ अल्सर इज बेसिकली, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जख्म कहते हैं, तो इट इज बेसिकली द बोन्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यानी वो जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, जो हम बार बार नहीं डिस्कस कर रहे होते थे कि वो HCl जो है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब फूड आएगा। अगर कम फूड आया है, लाइक इट हैपेंस, जो बहुत सारे मील्स स्किप कर रहे होते हैं या खाना नहीं खाते या कम खा रहे हैं, तो अगर एसिड मौजूद है तो उस एसिड ने तो काम करना है ना, डाइजेशन करनी है। अब वो क्या करेगा? वो अब फाइनली जो है वो इतना फूड तो वहां है नहीं जिसको वो डाइजेस्ट करे, वो फाइनली वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल्स ऑफ स्टमक को जो है वो उस पे जख्म बनाने लगेगा, बोन्स बनाने लगेगा, which is known as ulcer. ठीक है, this will become miss painful due to inflammation. आगे सब थैंक यू। पार्टिसिपेंट शुरू कर दो तो अच्छा होता है, क्योंकि वो फिर किसी को बीच में एडमिट करना हो ना तो ठीक है। बस सही है, चलो बस ये आते रह गए, ठीक है क्लियर, ठीक है। दिस इज नॉन अल्सर। अगर जख्म हो जाए इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस कंडीशन इज नोन एज अल्सर, और वो एक्सेस गैस्ट्रिक HCl heat production से ही the ulcer. Sometimes very fatty foods or this kind of things जो होती हैं, they also produce a high level of HCl in the stomach, और जिसकी वजह से the problem occurred which is known as peptic ulcers, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है, डिसऑर्डर ऑफ गट कर ली हमने, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं? हमने सेल एंड टिश्यूज कंप्लीट किया है, पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सेल साइकिल की है, सेल साइकिल की 2-3 चीजें रह गई हैं, 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो मैं अभी करवाऊंगी, आज ही मेरा प्लान है करवाने का। वो सेल साइकिल के 2 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स वो करवाने हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि फूड जो भी एब्जॉर्ब हुआ था
और हेपेटिक पोर्टल वेन से फाइनली लिवर में गया था। ये तो हमने एक पार्ट फिजियोलॉजी का देख लिया। अब उस न्यूट्रिएंट के साथ या ब्लड में वो कहाँ जाके कहाँ मिक्स हो रहा है, व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज सर्कुलेशन, वो कैसे मूव करे, ये सारी चीजें हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका पूरे 10 मिनट का एक वर्बल रिस्पॉन्स होने वाला है। नेक्स्ट क्लास मेरी वेडनेसडे को है, जो ऑनलाइन है वो भी ये बात सुन ले। नेक्स्ट क्लास मेरी वेडनेसडे को है। वेडनेसडे मैं आप लोगों का 10 मिनट का वर्बल रिस्पॉन्स लूंगी। कौन से टॉपिक का? वो जो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल में पढ़ा था हमने, सेल मेम्ब्रेन के बाद वाला पार्ट, जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी, साइक्लोसिस पढ़ा था, और सेल मेम्ब्रेन भी रिवाइज करके आना दोबारा। और क्या हमें पढ़ना है? और हमें पढ़ना है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये पढ़ाने की एक वजह है, ये रिवाइज करवाने की एक वजह है। हमने सेल मेम्ब्रेन के साथ वहां ये टॉपिक कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन एक्चुअली ये टॉपिक यही ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में डिटेल में है। तो ये मैं सब आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। जब हम लोगों का सेल स्टार्ट हुआ था, मैंने तभी पढ़ा दिया था सेल मेम्ब्रेन के साथ, और जहां तक मुझे याद है ये पूरी क्लास मेरे पास उस वक्त मौजूद थी, एक दो जिन्होंने शायद आगे पीछे ज्वाइन किया आएंगे, राइट। और ये आपसे वर्बल रिस्पॉन्स लेने के बाद ही आगे इसका डिस्कशन स्टार्ट हो। या आप लोग भी तैयार रहिएगा, ये सिर्फ यहाँ बीच में से पूछा जाएगा और आप जवाब देने होंगे। अच्छा, जो टॉपिक मैं आपको कह रही हूँ रह गया था सेल साइकिल का, वो कंप्लीट करते हैं। वेयर इज द डिस्टेंस है यहाँ पे, तो पहले रजिस्टर ले सकते हैं। हाँ, यानी साथ लाना चाहिए और साथ ले जाना चाहिए। ओके फाइन, ओके मेरे पास कुछ टिश्यू भी नहीं है सिवाय एक एक्स्ट्रा मास्क के, और कुछ नहीं। टेस्ट टॉपिक्स बता दो। गुड, फ्राइडे को टेस्ट है। ओनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम along with the disorder of gut. उससे पहले का मैं कुछ नहीं दे रही। ये है पेरिस्टेल्सिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूरा हुआ। आगे चले, रोल ऑफ लिवर भी इसमें आ गया, रोल ऑफ इलियम भी आ गया। एक्सक्यूज मी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जी। मतलब आप लोग एक टॉपिक वाइज नहीं करेंगे तो आप लोग क्लास 1 में है कि मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, आंखें बाहर आ जाती हैं जैसे ही टेस्ट टॉपिक पता चलते हैं। पूरा चैप्टर नहीं दिया मैंने, एक टॉपिक तो साथ ही दूंगी ना। बेटा इतना तो समझ लो ना कि टॉपिक से समझ में आ जाए क्या है। हाँ, नोट्स तो भी क्या हुआ, जाके घर पे खोलोगे, वैसे टॉपिक कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, अब मुझे ढूंढ लेना चाहिए इसमें से कहां, पूरी हेडिंग ही है वो। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पेज नंबर 12। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पेज नंबर 12, 13, और ये एंड तक है। टेस्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी नोट कर ले सब लोग, फिर बाद में परेशान होते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करना है आपने। ओके, अब वो वाली हम टॉपिक कर रहे हैं जो रह गया था उसमें, सेल साइकिल का।
व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस क्या थी? हाँ, जर्म सेल डिवीजन, वेरी गुड। क्या बन रहे थे रिजल्टेंट? 4 डॉटर सेल बन रहे थे। जर्म सेल हेप्लॉइड था, वो डिप्लॉइड था, 2n था। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होती थी, 2 डॉटर सेल बनते थे और दोनों हेप्लॉइड हो जाते थे, है ना? ठीक है। फिर फर्दर सेल डिवीजन होती थी और फिर 4 डॉटर सेल्स बनते थे, उन 2 के आगे जाके फर्दर डिवीजन से 4 डॉटर सेल बनते थे विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यही थी मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस थी। ओके, अच्छा, इसमें अगर मैं नॉर्मल मियोसिस डिवीजन, आपको पूरी मियोसिस दोबारा नहीं बता रही, ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं वहां से बता रही हूँ कि नॉर्मल मियोसिस में किस तरह से क्रोमोसोम डिवाइड होते थे, टेट्रेट से, डाइएट से, मोनोएट्स कैसे बनते थे। उसके बाद में जो एरर्स हैं, यानी अगर मियोसिस डिवीजन में जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, उस वक्त कोई एरर आ जाए, उनकी सेपरेशन में कोई एरर आ जाए, दैट एरर will be actually, or that error is known as error in meiosis। और उन एरर्स की वजह से जो गैमेट फॉर्मेशन होगी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम करेक्ट नहीं जाएंगे। ऐसे गैमेट जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम करेक्ट नहीं जाएंगे, वो फाइनली एबनॉर्मल जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्योंकि हमने ये इसकी कैलकुलेशन कितनी स्पेसिफिक रखी हुई है, इसीलिए गैमेट हाफ हो जाना चाहिए तभी रिडक्शन डिवीजन हुई है। अगर वो हाफ नहीं होते तो ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा जाइगोट बन जाता जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 हो जाते, कंबाइन होने के बाद हो जाते ना। अगर जर्म सेल बी डिप्लॉइड डिवाइड होने के बाद डिप्लॉइड ही रहता तो जाइगोट क्या बनता? 92। और हमने तो कहा था कि एक नंबर ज्यादा और एक नंबर कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई द मियोसिस इज टेकिंग प्लेस। मियोसिस का पर्पस ही ये था कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करता है इन गैमीट्स, यही था। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अगर गलत डिवीजन हो रही है या गलत डिवीजन होती क्या है, या क्रोमोसोम कब क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, किस वक्त क्रोमोसोम जब डिवाइड हो रहे थे या अपने होमोलोगस पेयर से अलग हो रहे थे, तब उस वक्त ऐसा क्या हुआ डिवीजन में कि which is known as error in meiosis। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ नॉर्मल meiosis division। normal meiosis division या गया जर्म सेल। अच्छा, जर्म सेल को वैसे ही बनाते हैं। चलिए, अगर आपको याद है हमने जो पढ़ा था, क्या थे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर, यही थे। तो मैं होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे बना देती हूँ, एक ये आ गया, ठीक है, ये 2 ब्लू सेम हो गए, होमोलोगस इसीलिए कहलाए, और ये आ गए आपके रेड, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको और बड़ा कर देते हैं, वेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे सिमिलर क्रोमोसोम्स, और वो इस तरह से ग्रुप में थे। यही था मियोसिस। याद आ रही है कुछ कुछ? जब फर्स्ट डिवीजन हुई थी तो टेट्रेट्स, ये टेट्रेट्स है ना 4, ठीक है, टेट्रेट से ये डायड हो गए थे। डायड होने का मतलब ये है कि यहाँ क्या आया था और यहाँ क्या आया था, एक इधर आ गया था, एक इधर आ गया था, ये वाला एक इधर आ गया, एक उधर आ गया। इसी तरह रेड भी एक इधर आ गया था और एक इधर आ गया था, यही हुई थी डिवीजन। लेकिन 4 से 2 हो गए, रिडक्शन डिवीजन है, यही हुआ था। ये नॉर्मल चल रही है अभी मियोसिस। मियोसिस 1 में ऐसा हो गया। अब फर्दर डिवीजन होने जा रही है। यहाँ पे ये टेट्रेट थे, ये डायड हो गए, 2 है ना, लेकिन हर पेयर का एक क्रोमोसोम एक में आ गया, एक डॉटर सेल में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में आ गया। अभी तक नॉर्मल डिवीजन चल रही है और ये नॉर्मल ही हम शो करने जा रहे हैं। एबनॉर्मल में आपको आगे बताऊंगी एबनॉर्मल में होता क्या है। अब फर्दर डिवीजन के वक्त ये पेयर अपना सिस्टर क्रोमैटिड अलग कर देता है, और सिस्टर क्रोमैटिड अलग होने के बाद एक ब्लू इधर आ जाता है, एक ब्लू इधर चला जाता है। ऐसा ही होता है ना? ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा, एक ब्लू इधर आ जाता है, एक ब्लू इधर आ जाता है, एंड फाइनली यहाँ का एक रेड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब ये 2 थे, डिवीजन के बाद भी 2 2 2 2 रहे, तो बिल्कुल मियोसिस इज दिस, राइट? ये मोनोएड्स हो गए, यानी सिंगल सिंगल
क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर, ये मियोसिस नॉर्मल हो रही थी। अब अगर कोई एरर आ जाएगा डिवीजन में, तो वो एरर दो टाइप के हो सकते हैं। या तो पहले ही स्टेप में, यानी जब फर्स्ट मियोसिस 1 है, जब यहाँ पे होमोलोगस पेयर अलग हो रहे हैं, या तो यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस आएगी या एब्नॉर्मलिटी आएगी। क्रोमोसोम पेयर अलग होने से पहले ही वो पेयरिंग गलत हो जाएगी, यानी वो अगर एक पेयर एक में और एक पेयर दूसरे में जाना चाहिए था, तो एक में दोनों पेयर जा सकते हैं। दिस इज एरर, इसीलिए इसे एरर कहा है। दिस इज नॉट यूजुअल, दिस इज अनयूजुअल, बहुत ही रेयरली ऐसा कभी हो सकता है, और उसके अपने अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से होता है। तो जब क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, या तो पेयर अलग हो रहे हैं, उस वक्त एब्नॉर्मलिटी आ सकती है या एरर आ सकता है, या फर्दर पेयर सही हो गए अलग, लेकिन नीचे जब वो अलग हो रहे हैं उसके डुप्लीकेट सिस्टर क्रोमैटिड, तब उसमें क्रोमोसोम डिले हो गए, जाना एक इधर और एक इधर चाहिए था, दोनों ब्लू एक में चले गए और एक रेड चला गया और एक रेड अकेला रह गया। इट डिपेंड, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त अगर क्रोमोसोम पेयर सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, दिस इज नोन एज एरर इन मियोसिस, और इस एरर इन मियोसिस को हम कहते हैं डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। ये आपके बुक का टॉपिक है, न्यू बुक का, इसलिए मैं आप लोगों को अब पढ़ा रही हूँ नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। एरर इन मियोसिस, इसे एरर इन मियोसिस कहते हैं, यानी ये कुछ मियोसिस में गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से फाइनली क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ आई है, which will produce the abnormal chromosome। अब जरा, ये थी नॉर्मल मियोसिस, ये जो हमने देखी ये थी नॉर्मल मियोसिस। अब हम वो दो कंडीशंस डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल की, जिसमें या तो मियोसिस 1 में डिस्टरबेंस है या मियोसिस 2 में। पहले मियोसिस 2 वाली डिस्कस करते हैं। ये आ गया आपका, पहले मैं ये बना देती हूँ सेल्स, ताकि बाद में सिर्फ उसको फिल करना पड़े। अच्छा जी, अब वही रेड एंड ब्लू का पेयर से स्टार्ट करते हैं। ये है दो ब्लू क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसके आ गए रेड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब पहली मियोसिस सही गुजरी, सही गुजरने के बाद एक रेड इधर और एक इधर आ गया, और इसमें एक ब्लू इधर और एक इधर आ गया, यानी M1 इज फाइन, ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई। लेकिन M2 के बाद डिसजंक्शन हो गए, और डिसजंक्शन का मतलब ये है कि जब वो क्रोमोसोम डिवीजन हो रही थी उस वक्त कुछ रॉन्ग डिवीजन हुई, यानी कि रेड तो दोनों में गए, राइट, लेकिन ये ब्लू क्रोमोसोम ये एक में ही आ गए दोनों। डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हो सकता है ना, एनाफेज के वक्त जब दो खिंच के अलग हो रहे थे, गलत खिंच गए, वो दोनों एक ही तरफ आ गए, उसके पास एक ही गया, हो गया एबनॉर्मल। ऐसा गैमेट जब जाइगोट के साथ जब फ्यूज होगा किसी नॉर्मल के साथ भी, तो कैसा जाइगोट बनेगा? एबनॉर्मल। डिप्लॉइड जाइगोट तो नहीं बन सकता, बन सकता है? नो। आगे देखें, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे जो ब्लू थे वो तो दोनों में आ गए, लेकिन रेड जो है वो क्या हो गए, वो एक में, या ये भी हो सकता है कि इसकी सही हो जाए, ये हो सकता है। हमारे पास चार चार गैमेट्स बन रहे हैं, उनमें से किसी एक में एब्नॉर्मलिटी आ सकती है, दूसरा नॉर्मल भी जा सकता है, राइट? बात समझ आ रही है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जब वो डिवीजन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ पे जो अब क्रोमोसोम्स बने हैं ये एबनॉर्मल है, और इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मियोसिस। एबनॉर्मल मियोसिस या एरर इन मियोसिस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 मिनट से। दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, मियोसिस 1 में ही डिस्ट्रीब्यूशन जब होमोलोगस क्रोमोसोम की हो रही है उसी वक्त डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तब तो कंफर्म चारों के चारों गैमेट्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ही डिस्टर्बेंस आ गई तो आगे क्या सही जाएगा, है ना? तो अब देखते हैं दूसरी डिवीजन में क्या होने वाला है। ये आ गया जर्म सेल, इसके ये आ गए दो डॉटर सेल,
डिवीजन होगी 4 डॉटर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम पहले, देन दिस होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब डिसजंक्शन कैसी हो रही है, इसमें जो है वो एक ब्लू एक रेड आना चाहिए, ठीक है, एक रेड यहाँ आ गया, एक रेड यहाँ भी आ गया, रेड की तो सही हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लू की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई, दोनों यहीं आ गए, वहां कोई गया ही नहीं, वहां कोई गया ही नहीं है। अब कैसे होगी डिवीजन, अब तो यकीनन सारे गैमेट्स एब्नॉर्मल आने वाले हैं, आने वाले ना, सही हो भी गई डिवीजन तब भी कैसे होगा, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, ये आ जाएंगे, कोई एक भी नॉर्मल गैमेट है नहीं है ना, दिस इज नोन एज एरर इन मियोसिस,